नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे 13 चैप्टर और 13 चैप्टर है हमारा महात्मा गांधी। क्या है चैप्टर का नाम? महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869, 1869 यानी कि 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। इनका जन्म जो है गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुआ जिसका नाम है पोरबंदर। कहाँ पे हुआ? पोरबंदर में। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ। इनके जो पिता हैं उनका नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। तो आपने महात्मा गांधी का पूरा नाम सुना होगा शुरू से ही, मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी का नाम तो था मोहन और ये साथ में अपने पिताजी का नाम लगाते थे, इसीलिए इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो 2 अक्टूबर को पैदा हुए हैं मोहनदास करमचंद गांधी, गुजरात में ये पैदा हुए हैं। जैसे ही ये थोड़े बड़े हुए, स्कूल में इन्होंने जाना शुरू किया, तो मतलब जहाँ पे ये रहते थे गुजरात वाले एरिया में ही, वहीं से इन्होंने अपनी 10th पास की। उसके बाद इन्होंने 12th पास की। उसके बाद ये गए लंदन में। कहाँ पे गए? लंदन में गए। लंदन में ये गए वकील की पढ़ाई करने। तो लंदन में 1888 में ये गए थे और वहाँ से इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी और उसके बाद ये लॉयर बनकर भारत में वापस आए थे। तो 1891 में महात्मा गांधी भारत वापस आए। यहाँ पर उन्होंने 2-3 साल वकील के रूप में काम किया। उसके बाद वो गए थे साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका वो वैसे उन्हें एक नौकरी मिली थी, तो उस नौकरी के लिए वो गए थे। पर जब वो साउथ अफ्रीका गए वहाँ पर उनके साथ हुआ भेदभाव। साउथ अफ्रीका में काले गोरे का बहुत भेदभाव था। तो जो इंडियंस थे उनको भी काला बोला जाता था वहाँ पे। तो जो अंग्रेज लोग हैं या जो भी गोरे लोग हैं, गोरे सिर्फ अंग्रेज नहीं होते, जैसे उनके आसपास के जैसे स्पेन के लोग भी हैं, पुर्तगाल के लोग भी हैं, डच लोग भी हैं, तो उनको भी गोरे बोलते थे और वो लोग भी साउथ अफ्रीका में थे। तो सीधी सी बात है, यूरोप के जितने भी लोग हैं उनको अधिकतर हम गोरा बोलते हैं। तो वहाँ पे काले और गोरे का भेद था, यानी इंडियंस को और जो अफ्रीकन्स थे वहाँ के, उनको नीचा माना जाता था और जितने यूरोपियंस थे उनको ऊंचा माना जाता था। तो यूरोपियन लोग जो हैं वो वहाँ पर बस गए थे साउथ अफ्रीका में जाकर बिजनेस वगैरह की वजह से। तो वो लोग क्या करते थे? बहुत भेदभाव करते थे काले लोगों के साथ, उन्हें बिल्कुल गुलाम की तरह, अपने नौकर की तरह ट्रीट करते थे। तो गांधी जी वहाँ पे एक बार यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे। उन्होंने टिकट ली थी 1st क्लास डिब्बे की। तो गांधी जी जैसे ही ट्रेन में बैठे हुए थे, एक अंग्रेज आया वहाँ पे, गांधी जी से मतलब उल्टा सीधा बोलने लगा कि यहाँ पे क्यों बैठे हो। फिर वो अंग्रेज गया, उसको बुलाकर लाया चेकर को। तो चेकर ने उसको कहा गांधी को, आप यहाँ से उठ जाओ और यहाँ से निकलो इस डिब्बे में से। कोई भी इंडियन यानी कोई भी काला जो है वो 1st क्लास डिब्बे में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने तो टिकट ले रखी है, पर उन्होंने कहा कुछ भी ले रखा हो, यहाँ से निकलो। और उन्होंने लात मारकर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। तो वहीं से शुरुआत हुई गांधी जी की अंग्रेजों के खिलाफ या गोरे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने की। तो गांधी जी जो है उनके आंदोलनों की शुरुआत हुई है सबसे पहले जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे। तो मैंने आपको भी बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में वो केवल 1-2 साल की नौकरी के लिए गए थे, पर वो वहाँ पर 20 साल तक रहे। 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ पर जब उन्होंने देखा काले गोरे का बहुत भेद है, तो वहाँ पर वो रहे और उन्होंने वहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ या गोरे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो काले लोग थे उनको न्याय दिलवाया। तो वहाँ पे गांधी जी बहुत फेमस हुए। लगातार 20 साल तक वो उनके लिए आवाज़ उठाते रहे। ठीक है। तो सबसे पहले गांधी जी की शुरुआत कहाँ से हुई? जब दक्षिण अफ्रीका में उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया। तो ये पहला इंसिडेंट था जिसकी वजह से गांधी जी ने सोचा कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो यही जो ट्रेन वाली घटना है, यही बनी गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। ठीक। अब तक गांधी जी को भारत में कोई नहीं जानता है। गांधी जी कहाँ पे हैं? दक्षिण अफ्रीका में है, वहाँ पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब दोबारा से देखो, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। 1888 में वो इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। उसके बाद वापस भारत आए थे। उसके बाद 1893 में वो कहाँ पे गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ से वो लौटे 1915 में। कब लौटे? 1915 में।
अब वो भारत में आए हैं 1915 में और यहीं से शुरुआत होगी उनके सभी आंदोलनों की और भारत की आज़ादी की लड़ाई में अब उनकी एंट्री होने वाली है। तो ठीक, तो अब तक हमने सिंपल उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की और दक्षिण अफ्रीका में उनके क्या अनुभव रहे। तो दक्षिण अफ्रीका में वो काले लोगों की लड़ाई जीत चुके थे, अब वो आए थे 20 साल बाद भारत में 1915 में। तो अब हम सीक्वल से गांधी जी के आंदोलन पढ़ेंगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन है सारे के सारे। सभी इनको नोट्स कर लें। आप बार बार पूछते हो ना सर नोट्स दे दो, पीडीएफ दे दो, यही होते हैं नोट्स। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप हमेशा अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चले। इससे अच्छे नोट्स और कहीं नहीं है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से अपना नोट डाउन करते रहें, यही होते हैं नोट्स और कुछ नहीं होता नोट्स, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे गांधी जी के आंदोलन। पर आंदोलन पढ़ाने से पहले मैं आपको 3 चीज और समझाना चाहता हूं ताकि जब हम आंदोलन पढ़ेंगे आगे तो आप अच्छे से उनको समझ पाओ। तो सबसे पहले अभी हम आंदोलनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी बात करेंगे 3 चीज़ों की, इनको समझ लो एक बार। सबसे पहला है रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट जो है 1919 में आया और ये एक ऐसा कानून था अंग्रेजों का जिसके अंदर अंग्रेजों को पूरी की पूरी पावर दे दी गई कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो खत्म हुआ था, 1914 में शुरू हुआ, 1918 में खत्म हुआ। तो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो उस वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कंट्रोल ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में एक कानून लागू कर दिया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। क्या नाम है? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें जितने भी अंग्रेज ऑफिसर्स थे ना, उनको पावर दे दी गई थी कि तुम अपनी मर्जी से किसी को भी सजा दे सकते हो, किसी भी भारतीय के ऊपर मुकदमा चलाए बिना उसको जेल में डाल सकते हो। और सिर्फ अंग्रेज ऑफिसर्स को ही नहीं, कुछ जो आम अंग्रेज लोग थे उनको भी ऐसी पावर दे दी गई थी कि अगर कोई भी भारतीय विद्रोह वगैरह करता है तो तुम क्या कर सकते हो, उसको सजा दे सकते हो। तो 1919 में रोलेट एक्ट आया। ये एक ऐसा एक्ट था, ऐसा कानून था जिसके अंदर जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज ऑफिसर जो हैं, वो बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय को उठाकर जेल में डाल सकते थे। तो क्या अच्छा कानून था? नहीं था। इसके खिलाफ गांधी जी आंदोलन करेंगे, ठीक। तो पहला हमने समझा रोलेट एक्ट क्या था, क्लियर। तो समझ गए आप रोलेट एक्ट क्या है। दूसरा हमें समझना है खिलाफत आंदोलन क्या था। अब जो खिलाफत आंदोलन है वो मैंने अभी आपको बताया कि 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। अब ये अंग्रेज और उनके कुछ साथी थे, उसके अलावा जो ये अरब कंट्रीज हैं इनके बीच में युद्ध हुआ। तो अरब कंट्रीज में जो तुर्की है, तुर्की वाले एरिया पे जो है वो अंग्रेजों का कब्जा हो गया क्योंकि अंग्रेजों की जीत हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो जो तुर्की वाले वहाँ के राजा थे वो हार गए और अंग्रेजों ने तुर्की पर कब्जा कर लिया। अब तुर्की में जो राजा था वो उनका धार्मिक गुरु था। तो मुसलमानों का जो धार्मिक गुरु था वो राज करता था तुर्की पे और उसे वो लोग बोलते थे खलीफा। क्या बोलते थे? खलीफा। तो अंग्रेजों ने जैसे ही युद्ध जीता, तुर्की पर कब्जा कर लिया, तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो राजा को हटाएंगे वहां से। और राजा जो है वो धार्मिक गुरु है, तो वहां के जितने भी मुस्लिम लोग थे वो सारे भड़क गए थे और उन्होंने एक आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ कि हमारा जो खलीफा है यानी हमारा जो राजा है तुर्की का, उसके खिलाफ अंग्रेज कुछ भी नहीं करेंगे। बेशक वो युद्ध में जीत गए हैं पर ये हमारा धार्मिक गुरु है, यही हमारा राजा होना चाहिए, ठीक। तो अंग्रेज तुर्की पर कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए तुर्की के लोगों ने और तुर्की के आसपास के भी अरब वाला जितना भी एरिया है उन देशों ने मिलकर एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। ये आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ क्योंकि तुर्की के लोग अपने खलीफा की गद्दी को बचाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज उनके देश पर कब्जा करे और खलीफा को वहां से भगा दें या मार दें, ठीक है। तो तुर्कियों ने पूरा विरोध किया किसका? अंग्रेजों का। और जो उनका आंदोलन था वो था खिलाफत आंदोलन, ठीक। अब इसके 2 नेता आपको याद रखने हैं, एक का नाम है मोहम्मद अली, एक का नाम है शौकत अली। ये दोनों भाई थे।
इसीलिए इस आंदोलन के जो मेन नेता हैं उनको अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो इन दोनों को कहा गया अली बंधु, मतलब ये भाई हैं। तो अली बंधु जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली, वो खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। तो हमें पता चल गया कि खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो कि तुर्की के मुसलमानों ने किया था और ये जो है अपने खलीफा की गद्दी को बचाने के लिए किया था। अब सिर्फ ये तुर्की के मुसलमानों ने नहीं किया, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में यानी इंडिया में भी जो मुसलमान थे वो भी इस आंदोलन के सपोर्ट में थे। क्यों थे? क्योंकि उनकी ये धार्मिक भावना थी, खलीफा को वो पवित्र मानते थे। वो ये मानते थे कि खलीफा एक ऐसा आदमी है जो कि पैगंबर मोहम्मद का ही वंशज है। तो हर एक मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हुआ और उन्होंने खलीफा वाला जो आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन जो है, उसको सपोर्ट किया। तो समझ गए 1919 में ही क्या आया था? रोलट एक्ट आया था। और 1919 में ही क्या चल रहा है वहां तुर्की साइड? खिलाफत आंदोलन चल रहा है। ठीक, अभी हम गांधी जी के आंदोलन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं अभी कि रोलट एक्ट क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या है। उसके बाद एक चीज और पता होनी चाहिए, आप सबको पता भी होगा कि एक बार जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में अनेक निहत्थे भारतीयों पर बंदूकें चलवा दी थी, गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये बहुत गलत काम किया था अंग्रेजों ने। तो 3 घटना मुझे आपको समझानी थी, दोबारा एक बार देखो। सबसे पहले था रोलट एक्ट। रोलट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें कोई भी अंग्रेज ऑफिसर किसी भी भारतीय को बिना कानून चलाए या बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में डाल सकता था। इसी के विरोध में जो सभा हुई थी जलियांवाला बाग में, वहां पर अंग्रेजों ने गोली चलवा दी, जिसको कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी डेट थी 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये 1919 की चीज है सारी की सारी। तो रोलट एक्ट आया पहले फरवरी 1919 में। उसके बाद अप्रैल 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद क्या चल गया था? पूरे संसार में खिलाफत आंदोलन चल गया था। तो भारत के मुसलमान भी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। तीनों पॉइंट क्लियर? अब बिल्कुल फिनिश करो इस चीज को। अब आप आ जाओ दोबारा से 1915 में। गांधी जी अफ्रीका से भारत में लौटे हैं 1915 में। अभी यहाँ पे उनको कोई नहीं जानता। अब होगी गांधी जी की पहली एंट्री। तो 1915 में भारत में आए। यहाँ पर आकर उन्होंने अपने गुरु से बात की। उनके गुरु का नाम याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को सलाह दी कि अगर आप भारत के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो पहले भारत को समझो। 1 साल आप घूमो, मतलब हर चीज को देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गांधी जी ने पूरा 1 साल ऐसे ही अपनी यहाँ पर वो रहे, लोगों को जाना समझा, भारत का कल्चर कैसा है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो 1915 में वो आए थे। 1916 में पहली बार उन्हें चीफ गेस्ट बुलाया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो बनारस में यूनिवर्सिटी जो है वो बनी थी उस टाइम पे और गांधी जी उसमें थे चीफ गेस्ट। तो गांधी जी की पहली उपस्थिति अगर आपसे पूछें कब हुई है भारत में? 1916 में। कहाँ पे हुई है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, उसके उद्घाटन के लिए उन्हें बुलाया गया। तो गांधी जी भारत में 1915 में आए। अब सारी डेट आप याद रखना, सारी की सारी जितनी भी अब आएंगी। 1915 में गांधी जी की एंट्री। 1916 में उन्होंने पहली बार उपस्थिति दिखाई, यानी पहली बार वो भारतीय लोगों के सामने आए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। क्लियर? अब यहाँ पर आकर उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मुझे इस सभा में कोई भी गरीब नहीं दिख रहा है, कोई भी गरीब भारतीय नहीं दिख रहा है, सारे अमीर लोग हैं, सूट बूट वाले लोग हैं। तो इन लोगों के सामने मैं क्या भाषण दूं? असली जो जनता है देश की वो तो मेरे सामने है ही नहीं। यानी उन्होंने सिंपल सी बात है लोगों को ये फील करा दिया कि अगर हमें आज़ादी की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले अपने जो अंदर के विचार हैं उनको बदलना होगा, हमें गरीबों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि भारत जो है गरीबों का देश है। तो उनके इस पहले भाषण से ही सारे लोग बहुत इम्प्रेस हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे गांधी जी से। तो पहले ही भाषण में उन्होंने गरीबों को सपोर्ट किया, भारत के लोगों को सपोर्ट किया और अमीरों को खरी खोटी सुनाई, यानी कि उनको मतलब ये बातें समझा दी गांधी जी ने कि अगर गरीबों को जब तक हम साथ में लेकर नहीं चलेंगे तब तक हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। तो 15 में भारत, 16 में पहली उपस्थिति दे दी।
अब आया है अगला साल 1917, डेट याद रखना सारी। 1917 में गांधी जी ने किया पहला आंदोलन और बिहार के चंपारण नामक जगह पर किया। कहां पर? बिहार के चंपारण में। 17 से डेट बिल्कुल भूलना मत। क्या है? 1917। कहां पे? चंपारण में। तो चंपारण में जो है वो किसानों के साथ बहुत गलत कर रहे थे अंग्रेज लोग जो हैं, तो वहां पर गांधी जी ने जो नील उगाते थे अपने खेतों में किसान और अफीम उगाते थे, उन किसानों को न्याय दिलवाया, कोर्ट में केस लड़ा उनके लिए, और अंग्रेजों से क्या उन्हें मुआवजा दिलवा दिया। ठीक, तो 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन हुआ। उसके बाद अगले साल 1918 में गांधी जी ने 2 आंदोलन किए। उसमें पहला था अहमदाबाद का आंदोलन, दूसरा है खेड़ा का आंदोलन। दोनों ही जगह गुजरात में हैं और गांधी जी भी गुजरात के ही थे। तो 1918 में उनके दोनों आंदोलन गुजरात में हुए। पहला अहमदाबाद वाला जो है वो किया गया था, मील मजदूर थे, कपड़े की मील में काम करने वाले मजदूर थे, उनके साथ अंग्रेज गलत कर रहे थे, उनके साथ अत्याचार कर रहे थे, तो उनके लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था। ठीक, उसके बाद जो खेड़ा वाला है वो खेड़ा वाला आंदोलन गांधी जी ने किया किसानों के लिए। खेड़ा के किसानों को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था अंग्रेजों को, तो गांधी जी ने खेड़ा वाले किसानों को सपोर्ट किया था और उन्हें टैक्स देने से मना किया था। 17 में पहला चंपारण में, 18 में 2 किए, पहला अहमदाबाद मील मजदूर वाला, दूसरा खेड़ा में किसानों वाला। क्लियर? अब आ गए हम 1919 में। देखो मैंने आपको पहले 3 चीज समझाई थी, रोलेट एक्ट वगैरह कब हो रहे हैं, वो 1919 में। तो अब रोलेट एक्ट भारत में आ गया। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया। तो 1919 में गांधी जी का आंदोलन किसके खिलाफ हुआ? रोलेट एक्ट के खिलाफ। रोलेट एक्ट के तुरंत बाद रोलेट एक्ट के विरोध में जो सभा चली थी जलियांवाला बाग, उसमें इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोगों को मारा गया, 400 से भी बहुत ज्यादा लोग उसमें मरे थे। तो उसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया। तो 1919 का साल है। गांधी जी के लगातार 2 आंदोलन हुए। पहला रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, उसके बाद जलियांवाला बाग वाली घटना हो गई। तो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के खिलाफ गांधी जी ने बड़ा आंदोलन किया। उसके बाद गांधी जी को उठाकर जेल में डाल दिया था उसे 1919 में। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें छोड़ा गया। तो फिर उन्होंने आते ही एक आंदोलन किया जो कि था असहयोग आंदोलन। बहुत बड़ा आंदोलन था, एक ऐसा आंदोलन है जिसने कि अंग्रेजों की नींव हिला दी बिल्कुल। ठीक, तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। मैंने आपको खिलाफत की बात बताई थी। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी को पता था ये बात कि अगर मैं खिलाफत वाले लोगों को अपने असहयोग आंदोलन में जोड़ लूंगा तो पूरा देश एक साथ हो जाएगा, देश की एकता बढ़ जाएगी और जो आंदोलन है हमारा सफल हो पाएगा और अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में हमें बहुत बड़ी मदद मिल पाएगी। तो गांधी जी ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया और सभी भारतीय मुसलमानों को अपने साथ कर लिया और एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका यहाँ से। 8 नंबर में डायरेक्ट पूछते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है, या आपसे पूछते हैं असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। ठीक, तो असहयोग जो है वो चला गया 1920 में। लगातार ये 3 साल तक चला है, 1920 पूरा, उसके बाद 1921, उसके बाद फरवरी 1922 तक चला। ये अभी बताऊंगा फरवरी में ऐसा क्या हुआ जब ये गांधी जी को खत्म करना पड़ा। तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी ने कहा था कि इस आंदोलन में हम किसी भी अंग्रेजी वस्तु को नहीं छुएंगे, यानी बॉयकॉट कर देंगे हर चीज को, मतलब अंग्रेजों की एक भी चीज हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों की जो पावर है वो है उनका बिजनेस, और बिजनेस के दम पर ही वो यहाँ पर आए हैं, उनकी कंपनी ने ही हमारे ऊपर राज किया है। तो हम अब उनका सामान नहीं खरीदेंगे, हर चीज हम भारतीय यूज करेंगे, इंडियन यूज करेंगे। ठीक, तो असहयोग आंदोलन को एक बहुत बड़ी सफलता मिली और अंग्रेज जो हैं उनको बहुत नुकसान हुआ, उनको पैसे का नुकसान हुआ, हर चीज़ में जो अंग्रेज हैं उनका बहुत घाटा हुआ और ये आंदोलन सफल रहा था। तो 20, 21, 22 3 साल तक आंदोलन चला। अब 1921 में बहुत सारी हड़तालें हुई। आपको ये डाटा याद रखना है, 3 हैं, सिर्फ 3 डाटा हैं कि 1921 में 396 हड़ताल हुई। कितनी? 396 हड़तालें हुई। उसके अलावा 6 लाख मजदूर जो हैं उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, यानी वो हड़ताल पर बैठ गए। यानी जितनी भी अंग्रेजी कंपनियां थी उनमें जो मजदूर काम करते थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो 6 लाख मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया और लगभग 70 लाख कार्य दिवसों का, यानी 70 लाख वर्किंग डेज का नुकसान हुआ। क्लियर?
तो 396 हड़तालें हुई हैं सिर्फ एक साल के अंदर, 1921 की बता रहा हूं मैं ये। तो 1921 में 396 हड़तालें हुई, 6 लाख जो मजदूर हैं उन्होंने काम छोड़ दिया, 70 लाख वर्किंग डेज है उनका नुकसान हुआ। तो आप खुद सोचो अंग्रेजों को कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। तो इसका कंपैरिजन 1857 से भी करते हैं कुछ लोग कि जितना नुकसान अंग्रेजों को 1857 में हुआ था ना, उतना ही नुकसान गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन की वजह से अंग्रेजों को हुआ था। तो अंग्रेजों को इतना बड़ा नुकसान हुआ था और अंग्रेज कुछ कर भी नहीं सकते थे। सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया, ना तो कोई हिंसा की, ना किसी अंग्रेज को मारा, ना कहीं पर दंगे किए, उन्हें कहें तो क्या कहें, ना वो किसी कानून को तोड़ रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ ऐसी चीज कह दी लोगों को कि तुम बस सामान मत खरीदो, अपना सामान खुद बनाओ। तो इससे अंग्रेज भी कुछ नहीं कर पाए और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा था। ठीक, तो 1920 में चलाया गया भारत के आंदोलनों में सबसे बड़ा आंदोलन है गांधी जी का, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में वकीलों ने सरकारी अदालतों में जाना छोड़ दिया, सरकारी नौकरी करने वालों ने, सभी लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, बच्चों ने स्कूलों में जाना छोड़ दिया, कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, कपड़े जो है अपने भारतीय कपड़े खुद बनाने लगे। अंग्रेजी जितने भी कपड़े थे उनको सबको फेंक दिया, उन्होंने यूज नहीं किया, उनकी आग लगाई गई, उनको इकट्ठा कर करके चौकों पर इन कपड़ों को जलाया गया। तो हर एक अंग्रेजी सामान को सड़कों पर फूका गया लोगों द्वारा। ठीक, तो कोई भी चीज हो, जो भी अंग्रेजी थी वो सारी लोगों ने वापस कर दी और हर एक भारतीय चीज को प्रमोट किया। तो इसकी वजह से अंग्रेज जो है वो हिल गए बिल्कुल, और असहयोग आंदोलन एक बहुत ही सफल आंदोलन रहा। तो आप इसमें सारी बातें लिखोगे, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा, कॉलेज छोड़ दिया, सरकारी नौकरियां छोड़ दी गई, और तो और लोगों को जो टाइटल उपाधियां मिली हुई, जैसे अवार्ड देते ना गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट ने यानी अंग्रेजों ने अवार्ड भी दे रखे थे, सभी लोगों ने उन अवार्ड्स को भी वापस कर दिया वापस गवर्नमेंट को। तो गांधी जी जो है उन्हें भी केसरे हिंद की उपाधि मिली हुई थी, तो उन्होंने भी अपनी उपाधि वापस कर दी। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े जितने भी लोग थे, सभी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे भारत के, जिन्हें अवार्ड मिले हुए थे अंग्रेजी गवर्नमेंट के द्वारा, उन सभी लोगों ने असहयोग आंदोलन में अपनी पोस्ट भी, अपना टाइटल भी, अपनी उपाधियां सब कुछ अंग्रेजों को वापस कर दी, और हर एक अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया गया, यानी हर एक अंग्रेजी सामान को बॉयकॉट किया गया। तो सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन। क्लियर? अब देखो 17 में पहला आंदोलन चंपारण वाला, उसके बाद 18 में 2 आंदोलन, अहमदाबाद वाला और खेड़ा वाला। उसके बाद आया रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन, जलियांवाला बाग के खिलाफ आंदोलन, और इन्हीं के वजह से एक बड़ा आंदोलन जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। तो लगातार है 17 में, 18 में, 19 में, 20 में लगातार गांधी जी के आंदोलन चल रहे हैं। 21 में चला असहयोग, 22 तक चला असहयोग। पर गांधी जी ने कही थी कि आंदोलनों की मेरी हमेशा एक शर्त होगी कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा, कोई भी मतलब तोड़ फोड़ नहीं करेगा, मतलब शांति से सारे काम किए जाएंगे। पर क्या हुआ, बहुत अच्छा ये आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। अब 1922 की बात है, 5 फरवरी की तारीख थी। क्या है तारीख, याद रखना, ये 5 फरवरी। क्या है, 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी नामक जगह पर कुछ विद्रोही जो थे, जो गांधी जी के साथ थे, असहयोग आंदोलन को कर रहे थे, वो भड़क गए और गुस्से में आकर उन्होंने एक इंग्लिश यानी अंग्रेजों का जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी। उसमें बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे वो जिंदा जलकर मर गए। तो गांधी जी ने उसी समय आंदोलन को रोक दिया। 5 फरवरी 1922 कब है, 5 फरवरी 1922, और इसी को कहा जाता है चोरा चोरी कांड, क्योंकि चोरा चोरी नामक जगह पर कुछ लोगों ने यानी गुस्से में आई हुई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, और आंदोलन जो बिल्कुल शांति के साथ चल रहा था वो क्या हो गया, बिल्कुल हिंसक हो गया। ठीक, तो इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उनकी एक ही शर्त थी कि आंदोलन होगा तो शांति के साथ होगा। ठीक, अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, गांधी जी का विरोध किया कि इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, अंग्रेज जो है वो बिल्कुल हिल गए थे, उनकी मतलब इकोनॉमी डाउन होती जा रही थी, तो गांधी जी को ये आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। पर गांधी जी की जो सोच है वो बहुत आगे तक की थी। उन्हें पता था अगर मैंने अभी इस छोटी सी चीज़ पर अगर आंदोलन को नहीं रोका तो ये जो घटनाएं हैं डेली होने लगेंगी, और उसके बाद जो अंग्रेज स्टेप्स लेंगे ना तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 1857 के विद्रोह में हुआ था।
1857 के विद्रोह के होने के बाद 100 साल तक कोई आज़ादी के बारे में सोच भी नहीं सका था, क्योंकि अंग्रेजों ने इतने बुरे तरीके से आंदोलन को दबाया था। तो गांधी जी को पता था अगर मैंने अभी आंदोलन को नहीं रोका तो वही सिचुएशन आने वाली है। जो लोग हैं भारत के वो इतने बुरे तरीके से अंग्रेजों द्वारा सताए जाएंगे, उनको मारा जाएगा कि वो दोबारा कभी आज़ादी के बारे में सोच भी नहीं सकेंगे। ठीक, तो इसीलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। उनकी बहुत बुराई की गई, आलोचनाएं की गई गांधी जी की कि गांधी जी को आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था, पर उनकी सोच हमसे बहुत डिफरेंट थी, तभी वो महात्मा कहे जाते हैं। तो गांधी जी जो हैं उन्होंने क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिया और ये आंदोलन वहां पे खत्म हो गया। ठीक, तो 1922 में गांधी जी ने आंदोलन को खत्म कर दिया। डेट आप याद रखना 5 फरवरी 1922। ठीक, तो इसको 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं कि चोरा चोरी कांड क्या है, तो आप बताओगे 5 फरवरी 1922 को जो कुछ भीड़ थी, गुस्से में भीड़ थी, उसने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। चोरा चोरी नाम जगह पर यह पुलिस स्टेशन था और उसकी वजह से गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था वो समाप्त हो गया। क्लियर? तो अब हम पहुंच गए 1922 तक। उसके बाद गांधी जी को जेल हुई, फिर वो वापस जेल से बाहर आए। अब जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने आंदोलन कुछ कम किए। 1924 के आसपास उन्होंने आंदोलन नहीं किए, वो समाज सेवा में लग गए। अब आया 1928 का साल। 1928 में गांधी जी ने एक और आंदोलन किया, वो था बारदोली का आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? बारदोली का। ये है किसानों के लिए आंदोलन। मेनली इसमें गांधी जी फुल नेता के रूप में नहीं आए सामने, पर उन्होंने पूरा सपोर्ट किया इस आंदोलन को। तो 1928 में गांधी जी का आंदोलन है बारदोली सत्याग्रह कह सकते हो आप, या बारदोली आंदोलन कह सकते हो। बारदोली गुजरात में ही एक जगह है। ठीक, तो गांधी जी ने 1928 में एक और आंदोलन किया है। उसके बाद अब अंग्रेज एक और कानून लेकर आए, बहुत ही बेकार कानून, सबसे बेकार कानून है ये। वो लेकर आए 1930 में। वो कानून था नमक कानून। क्या है? नमक कानून। अब नमक ऐसी चीज है जिसे हर आदमी यूज करता है और अंग्रेजों ने लगा दिया इसके ऊपर टैक्स कि कोई भी इंडियन आदमी नमक को नहीं बना सकता अपने आप, उसे नमक खरीदना पड़ेगा अंग्रेजों से और उसके लिए उन्हें देना पड़ेगा टैक्स। तो अब बहुत बड़ी दिक्कत थी ये। तो अब गांधी जी ने एक और बहुत बड़ा आंदोलन किया है 1930 में, जिसका नाम है नमक आंदोलन, या इसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, या इसे आप दांडी यात्रा या दांडी मार्च भी कह सकते हो। क्यों दांडी मार्च कहते हैं इसे? क्योंकि गांधी जी ने अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नामक की जगह तक। तो दांडी पर जाकर उन्होंने नमक बनाया था। दांडी एक जगह है गुजरात में ही, तो दांडी में जाकर समुद्र के किनारे उन्होंने नमक बनाया था। इसीलिए इस आंदोलन को दांडी यात्रा या दांडी मार्च भी कहते हैं। अब इस आंदोलन की आपको डेट याद रखनी है, 12 मार्च 1930। क्या डेट है? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 79 अनुयायियों को लेकर निकल लिए दांडी की तरफ और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की पैदल। वो किसी भी और को मतलब किसी व्हीकल में नहीं गए, वो ना ही कार से गए, ना ही बस से गए, ना ही ट्रेन से गए, वो निकले पैदल। क्यों निकले पैदल? क्योंकि जैसे जैसे वो गांव से गुजरेंगे लोग उनके साथ जुड़ते चलेंगे, यही गांधी जी की सोच थी। तो गांधी जी निकले पैदल। बहुत लंबी यात्रा थी, लगभग 375 किलोमीटर के आसपास की ये डिस्टेंस था। तो गांधी जी ने डिस्टेंस पैदल कवर किया था ताकि वो लोगों को जागरूक बना सके, समझा सके, और यही हुआ भी। जैसे ही गांधी जी यात्रा पर निकले थे, उनके साथ देखते ही देखते अनेक महिलाएं, अनेक लोग जुड़ लिए थे और सभी को महत्व समझ में आ गया था कि ये जो कोई छोटा सा आंदोलन नहीं है गांधी जी का, बहुत बड़ा आंदोलन है नमक वाला। ठीक, तो इनको याद रखना आप अच्छे से डेट। 17 में चंपारण, 18 में खेड़ा अहमदाबाद, उसके बाद 19 में रोलेट एक्ट के खिलाफ, उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन किया, 1928 में बारदोली का आंदोलन। ये सारे नोट्स बनाते चलो। उसके बाद 1930 में किया है नमक आंदोलन। क्लियर यहां तक? अब ये जो 1930 वाला नमक आंदोलन है, इसके बारे में पूरे वर्ल्ड में गांधी जी की चर्चा हुई। एक अमेरिकन एक न्यूज़पेपर था, पत्रिका थी टाइम्स। तो टाइम्स पत्रिका ने गांधी जी का बहुत मजाक उड़ाया था। जब उन्होंने यात्रा शुरू की ना, तो उन्होंने कहा ये मरियल सा आदमी कहाँ निकल लिया, इनको लेकर मरेगा ये रास्ते में ही, 2 कदम चलते ही गिर पड़ेगा, इसको चक्कर आ जाएंगे, बेहोश हो जाएगा। उसको कुछ कुछ नामों से बोला गया, मकड़ी जैसा आदमी है ये, सूखा हुआ है, ऐसे ऐसे कर उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। पर जैसे जैसे गांधी जी चलते गए लगातार इतने दिनों तक और उनके साथ आदमी जुड़ते गए, तो टाइम्स जो पत्रिका वहां पे छाप रही थी उसकी भी सोच बदलती गई और उन्होंने भी
गांधी जी को एक हीरो के रूप में दिखाना शुरू किया। और उन्होंने फिर जब गांधी जी को इस आंदोलन की सफलता मिली, दांडी में वो जैसे पहुंचे, दांडी में जाकर उन्होंने क्या किया, नमक के पानी को उबालकर वहां पे नमक बनाया। तो इससे क्या हुआ, पूरे संसार में गांधी जी का नाम फैला। और टाइम्स पत्रिका ने फिर बताया कि गांधी जी ने जो गलत कानून है अंग्रेजों का, उसके खिलाफ आंदोलन किया है और अपनी बातों को मनवाया है। तो उसके बाद अब क्या होगा गांधी जी के साथ, आप खुद बताओ। अंग्रेज हैं, वो ऐसे थोड़ी मान जाएंगे प्यार से। तो गांधी जी को उठाकर जेल में डाल दिया। तो अब इस आंदोलन के बाद भी गांधी जी को जेल हुई। अब आप सोच के देखो कि गांधी जो है, उनकी पूरी लाइफ जो है वो देश के लिए ही गई है पूरी की पूरी। या तो वो आंदोलन कर रहे हैं या फिर जेल में गुजार रहे हैं। अब जेल में कोई 5 स्टार ट्रीटमेंट तो उन्हें मिल नहीं रहा है, क्या सिचुएशन होगी उनकी, आप सोच के देखो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया देश के लिए, ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। तो सबके अपने अपने ओपिनियन है, पर आप खुद देखो, आप पढ़ो अच्छे से सबके बारे में, तो आपको सारी बातें पता चलेंगी। तो गांधी जी जो हैं 1930 में आंदोलन करने के बाद वो जेल में गए। उसके बाद गांधी जी को जेल में ही रखा गया था। तो 30 वाला आंदोलन हुआ, गांधी जी जेल में हैं अभी, ठीक। उसके बाद जो ये 30 का पूरा दशक है, इसमें गांधी जी जो हैं वो ऐसे ही मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे। उसके बाद उन्होंने एक और सबसे आखिरी और बड़ा आंदोलन किया, वो था 1942 में। अगस्त का महीना था, 1942 का साल है, डेट याद रखो क्या है, अगस्त 1942। आंदोलन था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या बोलेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया अगस्त 1942 में, और उन्होंने एक नारा दिया था इसमें, करो या मरो। उन्होंने कहा था या तो जो अब देश की जनता है उसकी तुम वो देखो, गुस्सा देखो, या हमें आज़ाद करो। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया, या तो हमें आज़ाद करो या मरो, ठीक है। तो इसके दो मतलब थे इस नारे के, एक तो यही जो मैंने आपको भी बताया कि आज़ाद करो या मरो, और दूसरा मतलब है देश के लोगों के लिए तुम कुछ करो या तो या मरो, ठीक है। तो गांधी जी पहली बार थोड़े हिंसक रूप में इस आंदोलन में दिखे थे। उन्होंने खुली छूट दे दी थी कि तुम कुछ करो या मरो, क्योंकि ये ऐसा टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था और अंग्रेजों की पावर जो है वो कमजोर हो चुकी थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ा था जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चला, उससे पहले हुआ था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से 1945 तक। तो अंग्रेज युद्ध में लगे हुए थे, वहां पर उनकी अपना अलग लड़ाई चल रही थी, तो उनकी पावर अब कमजोर हो रही थी। तो गांधी जी को पता था यही ऐन मौका है आज़ादी मिलने का। तो गांधी जी ने खुली छूट दी थी लोगों को और कहा था कि आज़ादी के लिए कुछ भी करो। तो गांधी जी का नारा आप याद रखना, करो या मरो। कब दिया है, 1942 वाले आंदोलन में दिया है। आंदोलन का नाम क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। यही थे गांधी जी के सारे आंदोलन। उसके बाद हमें 1947 में आज़ादी मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। उसके बाद 1948 में 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। नथुराम गोडसे नाम के एक आदमी ने उनको गोली मारी थी और गांधी जी वहीं पर खत्म हो गए थे, ठीक है। तो गांधी जी जो है उनकी जीवन का पूरा ये सफर था। आपको सभी आंदोलन बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है सबसे मेन, क्योंकि गांधी जी के नाम से ये चैप्टर है और यही सारा हमें पढ़ना है। तो अब सारे आंदोलन एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। पहला था चंपारण 1917 में, उसके बाद 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद वाला, 1919 में किया उन्होंने खिलाफत को जोड़कर रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन, उसके बाद 1920 में किया गया असहयोग, उसके बाद 1928 में किया गया बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद 1930 में किया गया नमक सत्याग्रह, उसके बाद 1942 में किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे और उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिल गई थी। तो ये था हमारा 13 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसके बाद ऐसे योग के ऊपर और भी जो वीडियोस हैं वो आपको स्टोरी वाली वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे ये वीडियो खत्म होगी आपको लास्ट में बॉक्स में वीडियो मिल जाएंगी, आप इस क्लास के बाद वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, पीटी, टोफल,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।